हर खांसी, हर बुखार, हर सर दर्द, हर गला ख़राब, हर सर्दी में एंटीबायोटिक लेने से आपके जिस्म पर क्या असर होता है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ, जो कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो आप एंटीबायोटिक्स बिकना शुरू हो जाते हैं और फार्मासिस्ट और जो फार्मेसी स्टोर्स हैं उन लोगों की तो ईद हो जाती है। मकसद हमें ऐसा लगता है कि सर्दियाँ जो है ना वो बराबर हैं एंटीबायोटिक्स के। देखिए, देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और इसको हमें सीरियसली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे डिस्कस करना चाहिए जहाँ पर लोग होते हैं, जहाँ वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं, जहाँ वो कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना किया और इसके रिस्क फैक्टर्स को ना जाना तो हमारे लिए और हमारी आगे की जनरेशन्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और क्रॉनिक डिजीज़ मुसलसल बढ़ती रहेंगी और हमारे यहाँ पर जो क्रॉनिक डिजीज़ का रेशियो है वो भी बढ़ता रहेगा। देखिए, मैं जो आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना तो ये रिवायती बातें हैं, ना ये कोई ऐसी ही कि मैंने कहीं देखा और मैंने आपको कह दिया। ऐसे कई केसेस मैंने देखे हैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर और मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एंटीबायोटिक से जिनकी हालत मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होती गई। और दूसरा ये कि बेजा इस्तेमाल और बेज़रर समझना एंटीबायोटिक को, ये सबसे बड़ा मिथ है हमारे यहाँ पे। हम एंटीबायोटिक को जिस तरीके से लेते हैं, वर्ल्ड वाइड जो एजुकेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो वेल डेवलप्ड जो ममालिक हैं, उनको पता है कि एंटीबायोटिक क्या है and they are very well aware of it and they know how to use that। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हमारा प्रैक्टिस क्या होती है कि हम या तो जो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी रखी हुई है हम वही इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम फार्मासिस्ट के पास जाके उसको बता देते हैं कि ये इशू है, हमें पाउडर वाली दवा दे दीजिएगा, ताकि जो है वो हम एंटीबायोटिक, जब जिन लोगों को एंटीबायोटिक बोलना नहीं आता तो कहते हैं हमें पाउडर वाली दवा दे दीजिएगा और जिसमें पानी मिलाते हैं या वो वाली दवा दे दीजिएगा। तो मतलब इस तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, वो फार्मासिस्ट को बता देते हैं, वो उनको एंटीबायोटिक कोई भी उठा के दे देते हैं जो भी उसे सही लगता है। अच्छा, तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनको प्रेशर दें कि इसको एंटीबायोटिक आप लिख के ही दें। मतलब एंटीबायोटिक के अलावा ये ठीक ही नहीं होता, ये बेहतर ही नहीं होगा। देखिए, हकीकत तो यही है कि 90% जो हमारी सर्दियाँ होती हैं वो उसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक तो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से कुछ चीज़ें होती हैं विच इज़ वेरी नॉर्मल, जिसके लिए हमें कोई एंटीबायोटिक, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें थोड़ा हमें अपनी आदत चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर है एक डिफरेंट टेम्परेचर से जब हम एक डिफरेंट टेम्परेचर में आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान से स्विट्ज़रलैंड चले जाएँ तो हमारे जो टेम्परेचर है वो कितने चेंजेस होंगे, तो हमें ज़ाहिर है उसके हिसाब से अपने आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें होती हैं, जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो वी हैव टू अडॉप्ट दैट क्वालिटीज़, दैट हैबिट्स, जो कि हमारी जो है वो हमें सेव कर सकें, हमारी हिफाजत हो सके। इसी तरीके से एंटीबायोटिक उस सूरत में होती है जबकि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जो सर्दियाँ हैं उसमें ज़्यादातर हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है, जो कि 5 से 7 दिन में खुद ही डिमिनिश हो जाता है। अगर हम उसकी एंटीबायोटिक ना भी लें तो वो 5 से 7 दिन में खुद ही बेहतर हो जाएगा। According to WHO, antibiotic resistance is one of the top 10 global health threats in the world। तो इसका क्या मकसद है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो पैदा हो जाए तो आगे वो आपको बीमारी में फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगी, और वो आपकी जो बीमारी है उसको क्रॉनिक में बदल देगी। यानी आपका जो मर्ज़ है वो दायमी हो जाएगा, क्योंकि आप एक एंटीबायोटिक लेंगे उससे आपको थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप दूसरी बार वो एंटीबायोटिक लेंगे उससे आपका जर्म्स, आपका बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इट विल नॉट इफेक्ट इन दैट वे। तो उससे आपको ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डोजेज की एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह हो आपके बैक्टीरिया के लिए। लेकिन अगर आप इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते रहेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में पैदा हो जाएगी और फिर वो आपको नुकसान देगी बल्कि फ़ायदा नहीं देगी। देखिए, इसका नुकसान क्या होगा। सिंपल बैक्टीरिया आपका मज़ीद डेंजरस हो जाएगा। नंबर 2 ये होगा कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है इनकी वैसे ही इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो वो उस पर एंटीबायोटिक ज़्यादा असर करती है। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो आपकी डिजीज़ है, जो आज थोड़े डोजेज पे ट्रीट हो रही है, कुछ टाइम बाद उसको मज़ीद अपने डोजेज बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा एक्ट कर सके, क्योंकि अब आपका बैक्टीरिया मजबूत हो गया है ड्यू टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। आपने इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली हैं कि एक वक्त पे वो आपकी बॉडी को वो यूज टू हो गया इस चीज़ का, उसने अपने आप को अपना माहौल बना लिया उसके लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म अपने तौर पे अडेप्ट हो जाता है, चीज़ें अपने हिसाब से करना शुरू कर देता है। जब वो अपने माहौल से उसको वाबस्तगी हो जाती है तो वो उसमें उसको सर्वाइव करना आ जाता है। इट्स अ नेचुरल थ्योरी। तो इसी तरीके से बैक्टीरियाज भी करते हैं, हम उनको एंटीबायोटिक देते हैं, फिर वो अपने आप को और मजबूत कर लेते हैं अपने हिसाब से। उन्हें पता चल जाता है अच्छा इस एंटीबायोटिक से हमें कैसे लड़ना है, फिर हम उन्हें डोजेज बढ़ा के देते हैं, उससे भी उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि अब हम इससे कैसे कोप अप कर सकते हैं।
अच्छा, अब होता क्या है, क्योंकि देखिए हमारी जो गट है वहाँ पे हमारे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो हमारे पूरे गट के जितने भी नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं बीमारी से लड़ने के लिए, तो एंटीबायोटिक उन फ्लोरा को भी ख़त्म कर देती है। और रिसर्च के मुताबिक जो हमारी गट फ्लोरा होता है वो 70% हमारी इम्यूनिटी बनाता है और वो बीमारी से लड़ता है। तो जब वो फ्लोरा ही हमारा ख़त्म हो जाएगा तो अब आप बताएं कि हमारी ओवरऑल बॉडी कितनी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो अब हम जो एंटीबायोटिक खाने की हमने एक आदत डाल ली है और जो अपनी बॉडी को भी हमने इस चीज़ का यूज़ टू कर दिया है, तो अब हम क्या चीज़ लेके आएंगे आखिर में, जबकि हमारी बॉडी एक क्रॉनिक कंडीशन में चली जाएगी, और कहाँ तक हम एंटीबायोटिक की डोजेज को बढ़ाएंगे या उसकी एफिकेसी को बढ़ाएंगे। डेफिनेटली एक वक्त में हम इन सारी चीज़ों से परेशान हो जाएंगे। इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट है पूरी दुनिया के लिए। लोग एंटीबायोटिक को छोड़ के नॉर्मल नेचुरल हीलिंग की तरफ आ रहे हैं। सवाल ये है कि एंटीबायोटिक कब लेना चाहिए। एंटीबायोटिक जब लेना चाहिए जब डॉक्टर आपको एडवाइस करे, नंबर 1। नंबर 2, एंटीबायोटिक की डोजेज, उसकी फ्रिक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3, आप सेल्फ मेडिकेशन नहीं करेंगे, अपनी तरफ से रिपीटेड मेडिसिन नहीं लेंगे, रिपीटेड एंटीबायोटिक्स नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक वक्त तक आपको सस्टेन रखेंगी, उसके बाद वो आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करेंगी, बेहतर नहीं बनाएंगी। तो अब लेना क्या चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि नेचुरल थेरेपी में, नेचुरल उसमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में क्या क्या चीज़ें एंटीबायोटिक के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे आसपास मौजूद हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो एंटीबायोटिक्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट में लिखेंगे नेचुरल एंटीबायोटिक, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी।